हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और एक बार फिर से आपका वेलकम है हमारे इस ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी लोगों को। और जैसा कि मैंने आपको कल पढ़ाया था और मैंने बताया था कि आज का जो क्लास स्टार्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ से एग्जाम के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत सारे बनने के चांसेस होते हैं। चांसेस क्या होते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, इस पोर्शन से आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनता है, खास करके प्रीलिम्स को लेकर। और आईएएस पीसीएस अन्य एग्जामों में देखा जाए तो एक एनालिसिस किया गया है कि यह जो पोर्शन हम पढ़ाने जा रहे हैं यहाँ से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम दो चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। पहला कि पहले प्रश्न पूछे कैसे जाते थे और अब प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो हिमालय को स्टार्ट करने से पहले हम उसकी कहानियों को जानेंगे कि आखिर हिमालय आया कैसे, क्या रीजन रहा, हिमालय की क्या विशेषताएं हैं, उनके महत्व के बारे में जानेंगे, उनका विभाजन जानेंगे। इन सभी चीजों पर हम लोग चर्चा एक एक बारी बारी करके करेंगे। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम? आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। भौतिक प्रदेश का मतलब अगर जाने तो भौगोलिक स्थिति जानेंगे कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। यह क्लास जो आप लोगों की चलाई जा रही है मेरे द्वारा, ये प्री कम मेंस की क्लासेस हैं, जिसमें भी मेंस के पोर्शन को नहीं उठाया गया है, कुछ रीजन इसलिए भी नहीं उठाया गया उसको, और जल्दी ही वो भी पोर्शन मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर दूंगा। और अगर भूगोल से आप लोगों को बिल्कुल भी कहीं ना कहीं डर लगता है या मन में डर बैठा हुआ है कि क्वेश्चन हम नहीं कर पाते हैं या कैसे इन क्वेश्चनों को किया जाए, तो मैं आपके उस वहम को, उस डर को, उस संकोच लेते हैं उसको धीरे धीरे आपके माइंड से मैं आपको निकाल दूंगा। और जो लोग भी इस बैच को दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग बेशक ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी इस बैच से कैसे जुड़े, कैसे जुड़ पाएंगे, सारी जानकारियां इसमें आपको दी गई है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर डिपेंडेंट है भारत का भौतिक प्रदेश यानी फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। तो आखिर भारत का जो भौतिक प्रदेश है, एक तो भारत का भौतिक प्रदेश हमने जाना कि भौतिक प्रदेश, तो आखिर भारत का भौतिक प्रदेश क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जब भी हम संपूर्ण भारत की बात करते हैं, संपूर्ण भारत की अगर बात करते हैं तो संपूर्ण भारत के भौगोलिक स्थिति में विभिन्नता पाई जाती है। भारत के भौगोलिक स्थिति में, संपूर्ण भौगोलिक स्थिति में विभिन्नता पाई जाती है। कहोगे सर कैसे? अगर भारत के इस उत्तरी क्षेत्र की ओर अगर हम थोड़ा सा भ्रमण करें तो यहाँ की भौगोलिक स्थितियां कुछ और है। भारत के अगर हम उत्तरी क्षेत्रों की अगर हम भ्रमण करें या वहां के वातावरण को देखें तो वहां का बिल्कुल वातावरण क्या है, बिल्कुल अलग है। वहां के रहने वाले लोगों का रहन सहन अलग है, वहां के पेड़ पौधे अलग है, वहां के जीव जंतु अलग है, वहां का मानसून अलग है। ठीक, और अगर हम जैसे ही इस क्षेत्र से इस क्षेत्र से अगर हम नीचे की तरफ आते हैं, इस क्षेत्र से नीचे की तरफ आते हैं तो हमें यहां भी परिवर्तन देखने को मिलता है। मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर हम भारत के अलग अलग अगर क्षेत्रों में हम चले और वहां पर जाएं तो हमें वहां की भौगोलिक स्थितियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जब लगातार हमें इस तरह का परिवर्तन देखने को मिलता है तो हमने भारत के भौतिक प्रदेशों को कुछ भागों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। अब ये भौगोलिक स्थितियां क्या हैं वो हम आपको बताएंगे धीरे धीरे। तो पहली बात तो जो फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया था, भारत का भौतिक प्रदेश था, उसको इसीलिए विभाजित किया गया क्योंकि भारतीय भूमि पर या संपूर्ण भारत पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग भौगोलिक स्थितियां हमें देखने को मिलती थी। इसीलिए भारत का विभाजन कर दिया गया, भौतिक प्रदेश का विभाजन कर दिया गया। इसका जो विभाजन किया गया, सिंपल सी भाषा में कहें तो इसको 5 भागों में विभाजित कर दिया गया। कितने भागों में इसको विभाजित किया गया? भारत के भौतिक प्रदेश को, भारत के भौतिक प्रदेशों को 5 भागों में विभाजित कर दिया गया। कितने भागों में? 5 भागों में।
आइए देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। जो आप ये रेड कलर से जो हिस्सा आपको दिखाया जा रहा है, जो हिस्सा आपको ये रेड कलर से हमने चिन्हित किया है, यहां पर हमने आपको दिखाया है कि ये हमारा पूरा इस तरीके का हिस्से को मैंने आपको दर्शाने की कोशिश की है। ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हो, इस हिस्से का जो ऊपरी क्षेत्र ये जो कहलाता है उसको हम हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमालय। तो ये हमारा जो क्षेत्र कहलाता है वो हमारा होता है हिमालय। क्या होता है? हिमालय होता है। ठीक है, तो पहला विभाजन भौतिक प्रदेश किसमें किया गया? हिमालय को किया गया। हिमालय पूरा का पूरा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। शीतोष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या है? एक ठंडा प्रदेश है। हिमालय में जब हम प्रवेश करते हैं, जब हम हिमालय की भ्रमण करते हैं, तो हिमालय के अंतर्गत हमें बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। वहां पर उसकी प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है। वहां के पेड़ पौधे, वहां के जीव जंतु, वहां के लोगों के रहन सहन काफी क्या है? अलग है। ठीक, तो ये हमारे लिए एक बहुत, और हिमालय हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस को हो चाहे प्री को लेकर हो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए। ठीक है, एक मिनट जरा पानी पी लें। चलिए, ठीक है, तो हिमालय हो गया, पहला पार्ट क्या हुआ? हिमालय हुआ। जब हम दूसरे पार्ट्स में आते हैं, जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा हमें देखने को मिल रहा है, इस हिस्से को हम कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमालय में जो नीचे वाला जो क्षेत्र ये कहलाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तर का विशाल मैदान बोलते हैं। उत्तर क्यों बोलते हैं? क्योंकि भारत के उत्तरी क्षेत्र में यह स्थित है। विशाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह मैदान जो है बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तर का विशाल मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर का विशाल मैदान बोला जाता है। उसके बाद अगला पोर्शन देखा जाए कि अगला पोर्शन कौन सा है, तो जो ये वाला जो क्षेत्र हमें देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार बोला जाता है। और प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में पठारों की प्रधानता पाई जाती है। यहाँ का कल्चर कुछ अलग है, यहाँ पर रहने वाले लोगों का रहन सहन अलग है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग है किसकी अपेक्षा। तीनों जो मैंने बताया इनकी भी भौगोलिक स्थिति बहुत अलग है, इनकी भी अलग है और इनकी भी अलग है। तो अभी तक हमने भारत के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में देखा है? 3 भागों में बंटे हुए देखा है। चौथा भाग अगर हम देखें, तो अगर आप ये वाला हिस्सा सब देख रहे हो, ये जो हिस्सा यहाँ पर गैप है तटीय क्षेत्रों में, ये वाला हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं यहाँ पर। तो अगर आप ये वाला हिस्सा अगर आप देखना चाहते हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा ऐसे, ठीक है, ये वाला हिस्सा अगर देखना चाहते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं तटीय मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तटीय मैदान। तटीय मैदान बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? तटीय मैदान। तो अगला हमारा कौन सा होता है? अगला हमारा हो जाता है तटीय मैदान हो जाता है। उसके आगे अगर हम चले तो भारत के कुछ द्वीपीय क्षेत्र भी पाए जाते हैं, द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें से अगर देखा जाए, आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा एक द्वीप इधर इस बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और अगर एक द्वीप की अगर हम बात करें तो हमारा इस दिशा में यहाँ पर पाया जाता है अरब सागर में। तो अगर हम इसको बात करें, हमारा द्वीपीय क्षेत्र है अंडमान निकोबार और ये क्या लक्षद्वीप है। तो जो हम अगला जो पार्ट पढ़ते हैं वो हमारा होता है द्वीप समूह। क्या होता है भैया? द्वीप समूह होता है। क्या होता है? द्वीप समूह होता है। ठीक है, इस तरीके से भारत के भौतिक प्रदेशों को देखा जाए तो भारत के भौतिक प्रदेशों को हमने 5 भागों में क्या किया है? विभाजित किया है। पहला जो पोर्शन कहलाता है हिमालय है। उसके बाद जस्ट हिमालय के बाद देखा जाए तो उत्तर का विशाल मैदान है। उत्तर के विशाल मैदान के बाद देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र आता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो तटीय मैदान आता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो द्वीप समूह आता है। क्या था? उसके बाद क्या देखा जाए? उसके बाद आता है द्वीप समूह देखा जाए। ठीक है, तो इन सारी चीजों की चर्चाएं आप अच्छे तरीके से हमें करना है और बेहतर तरीके से करना है।
ठीक है, इसलिए इस चीज को बहुत बेसब्री से और अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो अब हम इन्हीं पोर्शनों को पढ़ना कैसे है पहले ये जानेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसको चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका क्लियर हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, तो अब देखिए इसको पढ़ना कैसे होगा, कैसे एक एक पोर्शन को पढ़ेंगे और कैसे इन चीजों को जानेंगे कि क्या क्या हमें होता है। तो सबसे पहले अगर हम हिमालय को उठाते हैं, क्योंकि हिमालय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इनको उठाने से पहले हम थोड़ा ये भी जान रहे कि जो ये भारत, संपूर्ण भारत हम देखते हैं, क्या आज से करोड़ों अरबों वर्ष पहले क्या भारत हूबहू ठीक ऐसे ही था क्या, जैसे आज हमें वर्तमान समय में देखने को मिलता है? बिल्कुल जी नहीं, हमारा भारत पहले ऐसे नहीं था। हमारे भारत की जो आकृति थी वो कुछ हमारे भारत की आकृति इस तरीके से थी। पहले हमारा भारत कैसा था? इस तरीके से मूवमेंट था, पहले हमारा भारत ऐसे था। आखिर अगर सीधी सीधी भाषा में कहा जाए तो जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने मां की कोख में पहले दिन से लेके 9 महीने तक पलता है, और उस 9 महीने के दौरान वो उसके आकार, आकृति और रंग में जैसे जैसे परिवर्तन होता है, ठीक उसी तरीके से भारत में भी यह परिवर्तन देखने को हम लोग को मिला। भारत भी जैसे जैसे इसका समय बीतता चला, ये जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते चला, इसके भी आकार, आकृतियों में हमें परिवर्तन देखने को मिला। तो हमें यहाँ पर मेन जानना क्या है, जरा इस बात पर हम लोग जोर डालते हैं। हमें मेन जानना यह है कि थोड़ा सा जाना जाए कि हम जो 5 भाग में जो पढ़ रहे हैं भारत को, इनका क्रम क्या होगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो भारत का जो ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हो, ये पूरा पूरा ये क्षेत्र, ये सबसे पुराना खंड है भारत का। सबसे पुराना हिस्सा अगर देखा जाए, सबसे पुराना भाग कौन सा है भारत का, तो सबसे पुराना भाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार है। सबसे पहले पुराना भाग देखा जाए कौन सा है, तो ये वाला जो क्षेत्र आता है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, ये हमारा सबसे पुराना हिस्सा कहलाता है। क्या कहलाता है? सबसे पुराना हिस्सा कहलाता है। ठीक इसके बाद किसका निर्माण होता है? जब हमारा, आपने पढ़ा होगा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि जहां पर आज हम ये जो हिस्सा, आज जहां पर हम तेथिस सागर, हिमालय का जो क्षेत्र हम देख रहे हैं वर्तमान समय में, वहां पर पहले तेथिस सागर हुआ करता था। क्या हुआ करता था भैया? तेथिस सागर, एक नाम सुने होंगे आप लोगों ने, पढ़ा भी होगा, तेथिस सागर सुना होगा। क्या था? तेथिस सागर था। पहले बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये सब नहीं था। पहले एक ही मात्र सागर हुआ करता था, वो बहुत, आप यूरोप कॉन्टिनेंट देख रहे होगे, जहां भूमध्य सागर का विस्तार है, वहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा कौन सा सागर था? ओनली वन तेथिस सागर का विस्तार पाया जाता था। और इसी तेथिस सागर, मान लो ये हमारा तेथिस सागर था और ये हमारा यहाँ पर विस्तार था। छोटा सा जिक्र करेंगे यहाँ पर, ताकि आगे आपको हिमालय को पोर्शन को समझाने के लिए हमें जरूरी है इस बात को थोड़ा सा जिक्र करना। ये हमारा पूरा का पूरा क्या था? तेथिस सागर था। और यहां पर देखा जाए तो हमारा यूरेशिया प्लेट था। यूरेशिया प्लेट था। यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट के जो बीच का जो जलीय क्षेत्र था, वही हमारा तेथिस सागर कहलाता था। और यह दोनों प्लेटों से जो नदियां निकलकर जो अपने मालवा कहां गिराती थी, माला अवसाद जो होता था, वह तेथिस सागर में गिराती थी। तो जैसे जैसे यह एक जगह यूरेशिया प्लेट स्थित था, पर भारत क्या लगातार आगे की ओर अग्रसर हो रहा था। तो जब दो चीजें आपस नजदीक आती हैं, तो जो बीच का हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ क्या करता है? मूव करता है, ऊपर की तरफ उठता है। तो जो हिमालय का निर्माण हुआ तेथिस सागर के जगह पर, वह तेथिस सागर के मालवाओं के जमाओं के उत्थान से ही किसका निर्माण हुआ? हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। अगर पूछा जाए कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो कह सकते हो कि मालवा, तेथिस सागर में मालवाओं या अवसादों के जमाव से और उनके उत्थान से ही हमारा किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस भारतीय खंड का सबसे पहला खंड हमने आपको बताया प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद जो खंड हमारा तैयार हुआ, जो खंड हमारा बना, वो हमारा बना हिमालय। इसके बाद किसका निर्माण आता है? सेकंड पोजीशन पर हिमालय आता है। डायरेक्ट प्रायद्वीपीय पठार के बाद ठीक हमारा किसका निर्माण होता है? हिमालय का निर्माण होता है।
समझ में आ गया? यहाँ पर बस मैंने छोटा सा ही जिक्र किया है इसके बारे में। इसके बारे में जब आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा तो वहां जिक्र किया जाएगा। अगर वो पढ़ाते तो फिर हम यहाँ पर फंस जाते, फिर यहाँ पर आपको आगे नहीं बढ़ा पाते। और ये हिमालय का निर्माण हो गया। जब हिमालय का निर्माण हो गया, मानिए इसको मिटा देते हैं कुछ समय के लिए, तो यहाँ पर पूरा हिमालय का निर्माण एकाएक नहीं हो गया। हिमालय का निर्माण एकाएक नहीं हो कि चारों हिमालय उड़ गए, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। ऐसा नहीं कि चारों हिमालय उड़ गए, नहीं, चारों हिमालयों की उत्पत्ति एक बार में नहीं हुई है। वो जब ऐसे भारत, ये हमारा यूरेशिया प्लेट था, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा यूरेशिया प्लेट था, और जब भारतीय प्लेट टकराया तो थोड़ा सा टकराया, इन्हीं के एक ही बार आगे मूव करके हिमालय उड़ गए, नहीं, जब टकराया तो धीरे धीरे उस जो मालवा उठा, जो उत्थान हुआ, उसमें वलन की प्रक्रिया होने लगी। वलन का मतलब क्या? फोल्ड होने लगा, वो मुड़ने लगा, ऐसे क्या होने लगा? मुड़ने लगा ऐसे। तो इन चारों हिमालयों का अलग अलग काल है। क्या मतलब? काल है, पीरियड है। उन्हीं अलग अलग कालों में इन चारों हिमालयों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। बल्कि एक बार में हिमालय का निर्माण नहीं हुआ। इस हिमालय को तैयार होने में करीब लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगा, तब जाकर संपूर्ण रूप से हमारे हिमालय का क्या हुआ? निर्माण हुआ। समझ में आ रहा बातें? तब क्या हुआ? हिमालय का हमारा निर्माण हुआ। दूसरी बात, जब हिमालय का, मानिए हिमालय का निर्माण हो चुका है, यहाँ पर ये हमारा क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हो गया यहाँ पर। अब हिमालय के निर्माण के बाद उसके जो निचला हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के बीच का जो क्षेत्र था, अभी भी वो जलीय क्षेत्र था। क्या था? अभी भी वो जलीय क्षेत्र था। तो अब हिमालय का निर्माण हो गया और हिमालय से क्या निकलने लगी? हिमालय से नदियां निकलने लगी। जब हिमालय से नदियां निकलने लगी तो नदियां अपने साथ हमेशा क्या ले आती हैं? मालवा ले आती हैं, और साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी ये सब चीजें ले आती हैं, और नदियां ये सब ले आने लगी, और नदियां ले आकर इन सभी को कहां गिराने लगी? इन्हीं क्षेत्रों में अपना गिराने लगी। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों ने, ध्यान सुनिएगा, हिमालय से निकलने वाली नदियों ने इस उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण किया है। या कह लें कि हिमालय से निकलने वाली नदियों ने अपने मालवाओं के जमाव से या अपने मालवाओं को एक समतल मैदान के रूप में क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। तो ठीक हिमालय से निकलने वाली नदियों ने अपने मालवाओं से एक समतल मैदान का निर्माण कर दिया, और उसी समतल मैदान को हम उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी मैदान को उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। तो हिमालय के बाद जो तीसरा हमारा भूभाग तैयार हुआ भारत का, वो तैयार हुआ कौन सा? उत्तर का विशाल मैदान तैयार हुआ। एकदम समझ में आ रहा है कैसे कैसे खंड हमारा भारत बना? पहला खंड कौन सा था, दूसरा खंड कौन सा था, तीसरा खंड कौन सा था? इस तरीके से धीरे धीरे चीजों को हमने क्या किया? आपके सामने एक पेश किया बहुत अच्छे तरीके से। ये हमारा निर्माण हुआ। उसके बाद आते हैं तटीय मैदानों के बारे में। आते हैं तटीय मैदानों का भी निर्माण इन उत्तर के विशाल मैदान के बाद ही हुआ। जब प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से नदियां निकलने लगी तो इधर का भी क्षेत्रों का क्या होने लगा? धीरे धीरे निर्माण होने लगा। फिर चौथा हमारा पोर्शन कौन सा बना? तटीय मैदान। और 19 से किसका निर्माण हुआ? द्वीपों का। तो ये हमारा 5वां हो गया द्वीप समूह। तो इस तरीके से हमारे भारतीय भूभाग का या भारत की संरचना का निर्माण हुआ। और ऐसे ही आज वर्तमान समय में जैसे हम भारत को देखते हैं, इस तरीके से जाकर हमारा भारत तैयार हुआ। तो ये आपको एक चीजें समझ में आ गई होंगी कि भारत का भौतिक प्रदेशों को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से सबसे पहला आता है हिमालय, दूसरा आता है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा आता है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा आता है तटीय मैदान, और 5वां आता है द्वीप समूह। इन 5 खंड, इन पांचों को हम समझ लेंगे अच्छे से तो हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर और ये क्लासेस आपको बेहद पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मैं अपनी पूरी कोशिश, पूरी जान लगाकर आपको जितने इजी तरीके से और आपका जो डर बना है भूगोल को लेकर, उसको मैं बिल्कुल निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब हमें इन्हीं पोर्शनों को, यही पूरी इंडियन ज्योग्राफी है, अलग से कोई ज्योग्राफी नहीं है, ये बात मत भूलना, यही ज्योग्राफी है। यही 4 पोर्शन अगर पढ़ लिए, ज्योग्राफी खत्म, और कुछ ज्योग्राफी में बचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हीं के आधार पर ही तो सभी हमें भारत के भूगोल को जज करना है। इन्हीं पर्वत पठारों, नदियों के द्वारा मैदानों का निर्माण, फिर मिट्टियों का निर्माण, फिर कृषि का निर्माण, इन सभी के आधार पर तो इन्हीं को क्या करना है? हमको पढ़ना है विधिवत तरीके से। समझ में आ गया? तो इन्हीं चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब जो सबसे पहले इसमें हमको पढ़ना होगा, वो कौन सा पोर्शन उठाकर पढ़ना होगा? हिमालय का पोर्शन उठाकर।
क्या पढ़ना होगा? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हम हिमालय पढ़ेंगे, हिमालय को पोर्शन को उठाएंगे और हिमालय को पोर्शन को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा हिमालय के बारे में। ये अगर आपने समझ लिया हो तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ना हो तो स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लीजिए अच्छे से ताकि क्लियर रहे। ले लिए? चलिए, वेरी गुड, इसको मिटा देते हैं। देखिए भूगोल बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट है जो आप अपने मेंस के लिए और आप ऑप्शनल में रख सकते हैं। बस आपको ज्योग्राफी पे थोड़ी सी अच्छी सी पकड़ होनी चाहिए, तो आप ऑप्शनल में ज्योग्राफी रखकर एक अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। ज्योग्राफी एक कॉन्सेप्चुअल चीज है जिसका दायरा है, जो सीमित है, जिसका क्वेश्चंस को अगर आते हैं तो उनको उसी आधार पर लिखने के लिए एक सीमित आधार मिल जाता है। तो एक बहुत अच्छा, अगर आप ऑप्शनल अपना रखना चाहते हैं तो बेशक अपनी ज्योग्राफी पर पकड़ बनाना भी शुरू कर दीजिए। समझ में आया? थोड़ा सा हम यहाँ पर हिमालय के बारे में जिक्र करेंगे। आज हिमालय को समझेंगे नहीं, हिमालय को समझने से पहले वो पढ़ेंगे कि हिमालय के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती है। हिमालय को आते हैं, ये रहा हमारा हिमालय। जब हिमालय हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हिमालय के बारे में आखिर क्या जानना होगा और इसको एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना होगा, यह जानना अति आवश्यक है। सिर्फ किसी भी टॉपिक को उठाकर पढ़ लेना, उसको याद कर लेना, यह समझदारी नहीं है और ना ही इससे आपके एग्जाम में कोई फायदा होने वाला है। बल्कि अगर आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हो तो पढ़ने से पहले उस चीज को समझो, उससे आने वाले प्रश्न के प्रारूप को समझिए, तब उसको ज्यादा उसकी गहराई को समझने की कोशिश करिए। तब वहां से आपको जो ज्ञान प्राप्त होगा वो एक कंसेप्चुअल ज्ञान प्राप्त होगा और हर क्वेश्चन को, छोटे छोटे से बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से आप कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले अगर हम हिमालय के लिए उठाए तो सबसे पहले हम हिमालय में क्या जानेंगे? हमने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में आपको थोड़ा सा जिक्र बता दिया कैसे हिमालय का हुआ। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम उत्पत्ति के बारे में जाने थे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। आखिर हिमालय आया कहां से? आखिर हिमालय आया कहां से? हिमालय से पहले जहां पर हिमालय है वहां पर पहले क्या था? कैसे सागर था? कैसे निर्माण हुआ? इसके बारे में हमने आपको जिक्र किया थोड़ा सा। ये जो टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का है, हम आपको बताएंगे। कोवर का भी सिद्धांत है, ठीक है, बहुत सारी, वेगनर ने भी सिद्धांत दिया, तो सारी चीजें हम आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या। तो उत्पत्ति हमने जान लिया। उत्पत्ति जानने के बाद हमको ये जानना होगा कि आखिर हिमालय का, चलो मान लीजिए कि हिमालय का निर्माण हो गया, हिमालय आ गया, तो आखिर हिमालय का इस भारतीय क्षेत्र में विकास होने से, बहुत ध्यान सुनिएगा, हिमालय का इस भारतीय क्षेत्र में विकास होने से हमको क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ? तो यहां पर हम दो चीजों को जानेंगे। एक तो हम इसके महत्व को जानेंगे कि आखिर हिमालय का हमारे क्षेत्र में विकास हुआ या हमारे क्षेत्र में हिमालय पाया जाता है, हिमालय का विस्तार, तो उसका महत्व क्या है और उसका नुकसान क्या है। इन दोनों चीजों को जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब हम आईएएस लेवल के क्वेश्चनों को अटेंड करते हैं तो वहां पर ही नहीं पूछा जाता कि हिमालय का विस्तार कितना है, काराकोरम श्रेणी का है, ना, ये सब कुछ नहीं पूछा जाता है। हिमालय से हमेशा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिमालय के बारे में कुछ बातें दी गई होंगी, उन बातों से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। बताओ हिमालय के बारे में क्या ये कथन सत्य है? क्या हिमालय ऐसा कार्य करता है? या हिमालय कैसी विशेषताएं हैं या हिमालय कैसी विशेषताएं नहीं है? तो हम यहाँ पर जो हिमालय के जो सेकंड टर्मिनोलॉजी को हम लोग अपनाएंगे या सेकंड पैटर्न को जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें विशेष रूप से ध्यान देंगे कि इसका महत्व क्या है और इसका नुकसान क्या है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में? तीसरी बात अगर हम आपको ये कहना चाहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे तो सबसे पहले हिमालय का हम भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या देखेंगे? विस्तार देखेंगे। क्या देखेंगे? विस्तार देखेंगे। यहां पर हम भारत का क्या देखेंगे? भारत का विस्तार देखेंगे, क्योंकि जो हिमालय का हिस्सा हमारे भारतीय क्षेत्र में पाया जाता है तो ऑब्वियसली हम यहां पर जानेंगे कि आखिर हिमालय का भारत में किन किन राज्यों में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है और जिन जिन राज्यों में हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है उन राज्यों के लिए यह विस्तार कितना उपयोगी है, इस बारे में भी हम आपसे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। समझ में आ गया? हमने सब चीज जाना, विस्तार जान लिया। विस्तार के बाद हम क्या जानेंगे? विस्तार के बाद हम इसका विभाजन जानेंगे कि हिमालय का विभाजन बताइए भाई,
क्या हिमालय का विभाजन किया गया है कि नहीं किया गया है? तो अगला जो पॉइंट हम इसमें नोट आउट करेंगे वो हम विभाजन को लेकर पढ़ेंगे। देखिए कैसे कैसे चीजों को समझना चाहिए, जब दिमाग में खाका बना होता है तो पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। ठीक है, तो हम विभाजन जानेंगे आखिर इसका विभाजन क्यों किया गया। जैसा हमने आपको यह बात बताया कि पूरे भारतीय भूभाग पर भौगोलिक स्थितियों में परिवर्तन देखा जाता है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उसी प्रकार से क्या, उसी प्रकार से ठीक हमें हिमालय में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे मान लो ये हमारा पूरा हिमालय क्षेत्र है, जैसे जैसे हम हिमालय की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं और निचले स्तर से जैसे जैसे हम हिमालय की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, हमें हिमालयों में भी ऊंचाइयों के आधार पर हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम हिमालय की ऊंचाई को प्राप्त करेंगे, हमें हिमालय में परिवर्तन देखने को मिलता है, वहां के वनस्पतियों में परिवर्तन देखने को मिलता है, वहां के जीव जंतुओं को परिवर्तन देखने को मिलता है, वहां के मानसून में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इन चीजों का अध्ययन करने के लिए या इन सभी बातों को आसान तरीके से या सरल भाषा में जानने के लिए हिमालय को विभाजित कर दिया गया, और हिमालय का विभाजन उस आधार पर भी किया गया, और हिमालय का विभाजन उनके निर्माण काल के आधार पर भी किया गया। ध्यान सुनिएगा, हिमालय का विभाजन जो किया गया वो एक उसके निर्माण काल के आधार पर भी किया गया। किसके आधार पर किया गया? निर्माण काल के आधार पर किया गया। क्यों? क्योंकि इन सभी हिमालयों का निर्माण एक ही काल में नहीं हुआ है, बल्कि अलग अलग कालों में इसका निर्माण हुआ है। मैंने बताया अभी पीछे कि हिमालय का विस्तार एक ही बार में नहीं हुआ, बल्कि उसको लाखों करोड़ों वर्ष लगे संपूर्ण रूप उसका धारण करने में। तो हिमालय का क्या हुआ? हिमालय का जो विभाजन किया गया, एक तो उसके निर्माण काल के आधार पर किया गया, क्योंकि हर काल में जिस हिमालय का निर्माण हुआ उस काल में उस हिमालय की विशेषताएं कुछ और होती थी, वहां के वनस्पति या जीव जंतुओं का परिवेश कुछ और होता था। तो यहाँ पर हम विभाजन में एक तो निर्माण काल के आधार पर हम हिमालय का विभाजन कर देंगे। क्या कर देंगे? हिमालय का विभाजन कर देंगे। उसके बाद जब निर्माण काल के बाद अगर हमने विभाजन कर दिया, तो एक महाशय थे, उन्होंने कहा कि नहीं अब हम इस आधार पर भी विभाजन करेंगे। तो हिमालय का विभाजन मात्र एक ही आधार पर नहीं बल्कि दो आधार पर किया गया है। एक तो निर्माण काल के आधार पर किया गया है, दूसरा एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सिडनी बुराड़। अगर नाम सुने हो तो क्या नाम था भैया? सिडनी बुराड़, एक भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि नहीं भैया ठीक है, तुमने निर्माण काल के आधार पर बांट दिया, हम मान लेते हैं कि तुम बांट दिए, लेकिन हम नदियों के आधार पर बांटेंगे। तो इन्होंने प्रादेशिक विभाजन कर दिया। क्या कर दिया? जिन जिन क्षेत्रों से नदियां बहती थी उन्हीं नदियों के आधार पर हिमालय का इन्होंने क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। तो सिडनी बुराड़ ने जो विभाजन किया वो प्रादेशिक विभाजन कर दिया। क्या कर दिया भैया? प्रादेशिक विभाजन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। क्या कर दिया? प्रादेशिक विभाजन कर दिया। तो याद रखिएगा, हिमालय का विभाजन एक तो निर्माण काल के आधार पर किया गया। जो निर्माण काल के आधार पर किया गया तो इसको कितने भागों में बांटा गया? इसको भी 4 भागों में ही बांटा गया। और सिडनी बुराड़ ने भी नदियों के आधार पर जो प्रादेशिक विभाजन किया वो भी इन्होंने कितने भागों में बांटा? इन्होंने 4 भागों में बांटा गया। यानी बांटा दोनों कितने में? 4 में बटा, उससे ज्यादा हिमालय बटा नहीं। लेकिन यहां से जो निर्माण काल के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां से प्रश्न पूछने का तरीका कुछ अलग हो जाता है, और जब हम यहां से प्रादेशिक विभाजन पढ़ते हैं तो यहां से प्रश्न पूछने का तरीका बहुत अलग हो जाता है। तो यहां पर अब समझना पड़ता है कि अगर निर्माण काल के आधार पर हिमालयों को पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, और जब प्रादेशिक विभाजन पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। इन सभी चीजों को हमें बारीकियों से क्या देना पड़ता है? ध्यान देना पड़ता है, और यही से आपके अधिकांश प्रश्न भी बनते हैं। बात समझा? इसके बाद अगर हम आगे चलें थोड़ा सा और हम हिमालय को विस्तारित तौर पर देखें तो क्या होता है हिमालय के बारे में। अब जानिए, अब हम हिमालय में क्या क्या पढ़ेंगे, हिमालय के अंतर्गत क्या क्या ऐसी चीजें आती हैं जिन्हें हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिमालय के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे हिमालय के अंतर्गत श्रेणियां आती हैं, श्रेणियों को पढ़ेंगे। श्रेणियों में क्या क्या आती है? हमारी श्रेणी के अंतर्गत हमारा पर्वत आता है, और क्या आता है भैया? और पहाड़ी आता है, इनको भी हम पढ़ेंगे।
इसी हिमालय में हमें क्या प्राप्त होता है? इस हिमालय से हमें क्या मिलता है? ग्लेशियर की उत्पत्ति होती है। जब ग्लेशियर बनता है तो ग्लेशियर से हमें किसका उद्गम होता है? नदियों का उद्गम होता है। तो हम ये भी जानेंगे कि हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। अगर जब नदियां निकलती हैं तो नदियां किसका निर्माण करती हैं? नदियां झील का भी निर्माण करेंगी और नदियां घाटियों का भी निर्माण करेंगी, घाटी भी बनाएंगी। तो इन्हीं के साथ साथ हम क्या पढ़ लिए? देखिए श्रेणी पढ़े। देखिए कैसे सिस्टम से मैं लेकर चल रहा हूं आप लोगों को कि कैसे किसी को कोरिलेट होता है, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए, कैसे एक दूसरे से इन दोनों का निर्माण होता है। हमने बताया हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय में क्या पाया गया? श्रेणियां पाई गई। श्रेणियों में क्या क्या होती हैं? पर्वत पहाड़ियां होती हैं। इन्हीं पर्वत पहाड़ियों से हमें किसका मिलता है? ग्लेशियर मिलता है। ग्लेशियर का जल पिघलकर कहां जाता है? अगर बहता है तो किसका रूप धारण करता है? नदियों का रूप धारण कर लेता है। नदियों से हमें क्या प्राप्त होता है? नदियां झील का भी निर्माण करती हैं और किसका? घाटी का भी निर्माण करती हैं। समझ में आ गया? तो कैसे मैं एक सिस्टम को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं और इसी आधार पर आपको हर एक एक चीज को पढ़ना होगा, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं क्वेश्चंस वही हैं। आज केटू गाड़वी नास्टिक बदला नहीं, हिमालय भी बदला नहीं। जैसे आज से करोड़ वर्ष पहले था, आज भी उसका निर्माण वैसे ही हो रहा है। लेकिन एग्जाम हमेशा जब होता है प्रश्न वही रहता है, उनके प्रारूप बदल दिए जाते हैं, पूछने का तरीका बदल दिया जाता है, हम वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो हमको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है हमको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है बल्कि हर एक एक चीजों को समझना भी है, ताकि सिर्फ प्री तक हम सीमित ना रहें। क्योंकि प्री अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमें अगला पड़ाव किसको देना पड़ता है? मेंस को देना पड़ता है। तो हमें ये हमारे लिए बहुत बड़ा हिमालय है जिसकी चढ़ाई करनी होती है। कुछ लोग इसकी चढ़ाई करने में गिर जाते हैं, कुछ सोचकर ही डर जाते हैं, कुछ बार बार प्रयास करते हैं और इस पहाड़ को, इस हिमालय को पार कर लेते हैं। तो हमें हिमालय को पार करना है, हमें हिमालय का पोस्टमार्टम कर देना है, एक एक चीजों को बारीकियों से पढ़ना है, एक एक चीजों को समझना होगा, तब जाके हम अपनी हिमालय के अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, इनको समझना होगा। जब हम कल पढ़ेंगे, कल जब हम आपको लेक्चर देंगे तो हमें काव्य उत्पत्ति आपको समझा दिया, बता दिया। कल हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसका हम महत्व समझेंगे कि हिमालय का क्या महत्व होता है। ठीक है, हम इसके महत्व को और नुकसान दोनों को पढ़ेंगे। लेकिन बता दें, हिमालय से हमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है बल्कि बहुत फायदा ही होता है। ठीक है, तो कल का जो लेक्चर होगा वो महत्व और उसके नुकसान के बारे में जानेंगे, विस्तार जानेंगे और विभाजन जानेंगे। जब ये तीन पोर्शन हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे इन क्षेत्रों में कि क्या कौन कौन से हिमालयों में कौन कौन से श्रेणियां, पर्वत चीजें पाई जाती हैं और उन हिमालयों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार को इसको मिटा दें या आप लोग इसको नोट कर लो ताकि अपने पॉइंट रहेंगे आपके माइंड में। यही कहना चाहता हूं कि हर सब्जेक्ट को अलग अलग तौर पर पढ़ लीजिए, आपको बार बार वो सब्जेक्ट पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, लगता हो कि आपको आपकी भूगोल कमजोर है और आपको ये लेक्चर ने ऐसा आभास कराया हो कि वाकई में हम अगर नहीं जानते हैं फिर भी अगर हमने पढ़ा और मैंने पढ़ाया तो हमें बहुत अच्छा समझ में आया, सो प्लीज आप इस इंडिविजुअल ज्योग्राफी के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको प्री कम मेंस दोनों रहेगा, दोनों आपको पढ़ाया जाएगा। अभी प्री ही चल रहा है, मेंस किसी वजह से मैंने रोका हुआ है क्योंकि मेरी तबीयत लगातार खराब रहती है, इस वजह से मेंस का भी पोर्शन जल्दी स्टार्ट करेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर हमारा है 8543815412। यही नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से नंबर ले सकते हैं या आप इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए इंडिविजुअल ज्वाइन इंडिविजुअल ज्योग्राफी, या फिर आप इस पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को हमसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ फिर हमारी कल मुलाकात होगी हिमालय के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।